मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पाकिस्तान के अवाम जो भी एहतजाज करेंगे हम उनके तर्जुमान बनेंगे। रमजान के बाद यहाँ पर इंशाअल्लाह और उनको भी अंदाजा है, इसलिए वो उसने केस कर रहे हैं। सर पार्लिमान के अंदर होगी या सड़कों पर? जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को लहूलुहान किया, आज वो पूछ रहे हैं कि डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है और हुकूमत की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। एक 8 माह की हुकूमत से आप 70 साल का हिसाब नहीं मांग सकते। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफा बदस्तूर जारी। आज ओपन मार्केट में डॉलर जो है उसकी कीमत 151 रुपए तक पहुंच गई। स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी तशवीशनाक है। दौरान ट्रेडिंग 804 पॉइंट्स की कमी हुई और ये स्टॉक मार्केट बड़े तसलसल के साथ जो है वो गिर रही है। ये सूरत हाल मुल्क की मईशत के लिए जो है वो बड़ी खौफनाक है। आम आदमी के लिए सूरत हाल इस हवाले से भी परेशान कुन है कि ये सब कुछ तो हो रहा है लेकिन बजट जो है वो अभी आना बाकी है। मजीद टैक्सेस लगने हैं, बिजली और गैस जो है वो महंगी होनी है। ओगरा ने आज गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की सिफारिश भी कर दी है। हुकूमत की मुआशी गवर्नेंस और आम आदमी को जो रिलीफ मिलने की बातें थी, इस हवाले से सूरत हाल पर बड़े सवाल आते हैं। ऐसे वक्त में जब हुकूमत पर इस हवाले से दबाव है तो क्या हुकूमत लोगों को सही सूरत हाल बता रही है या नहीं? सियासी दावे अपनी जगह, मगर एक तरफ स्टेट बैंक जो है वो रुपए की कदर को गिरा रहा है। बैंकों से यह कहा जा रहा है कि रुपए की कदर को गिरने दें। दूसरी तरफ एक्सचेंज कंपनियों को बुलाकर उनसे वजीर आजम जो है वो मदद मांग रहे हैं। गुज़िश्ता रात की स्टेट बैंक के बयान को देखें तो उसने रुपए की गिरावट की एक तरह से जिम्मेदारी ली है और इसे गैर मतवाजन सूरत हाल की दुरुस्तगी करार दिया है। अगर ये सब कुछ किया जा रहा है तो किसके कहने पर किया जा रहा है? क्या इस सूरत हाल को जो कंट्रोल करने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है? अगर मार्केट में जो डॉलर के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, अगर कुछ लोग करेंसी की जखीरा अंदोजी करके मसनूई तरीके से बहरान पैदा कर रहे हैं तो क्या हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकती? और फिर यह भी कि अगर IMF से किए जाने वाले मुआहदों के बाद यह सब कुछ होना था तो पहले से पता था, और क्या हुकूमत फिर इसके लिए तैयार नहीं थी? हुकूमत का अब भी इसरार है कि ये जो सूरत हाल है वो माजी की हुकूमतों की वजह से है। इस तस्वीर के तनाजुर में अगर सियासत को देखा जाए तो अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इंदिए दे रही हैं। क्या हुकूमत की जो मुआशी गवर्नेंस है, जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जवाज है या नहीं? इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो डिबेट होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ अभी कर। खुर्रम दस्तगीर साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया। हमारे अख्तर खान साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक्चुअली मैं हैदर जमान कुरैशी साहब का मशकूर हूँ कि वो बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ आज प्रोग्राम में आए हैं। असल में कमर जमान कायरा साहब ने जो है वो आज के प्रोग्राम में शरीक होना था, मगर उनके ख़ानदान में जो है एक ट्रेजिडी हो गई। उनके जवान साल बेटे की जो है वो वफात, और जो है वो इस पर जितनी भी ताज़ियत काम की जाए वो कम है। अल्लाह ताला उसके दर्जात को जो है वो बुलंद करे। इस टॉपिक पर कि क्या इस वक्त जो हालात हैं, जो मुआशी गवर्नेंस के, मईशत के, क्या तहरीक का जवाब मौजूद है या नहीं, इस पर हम डिबेट का आगाज करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, क्या मुआशी गवर्नेंस और मईशत की जो सूरत हाल है इसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जवाब मौजूद है या नहीं? खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। अब कतई नजर आपकी पार्टी अभी जो है वो जो भी फैसला करे, बट क्या आपको लगता है कि ये हालात वो हैं जहां पर जो है वो लोग हुकूमत के खिलाफ बाहर आ सकते हैं, बाहर निकलना चाहिए उन्हें? जी, हमें तो एक जिम्मेदारी का एहसास है बतौर अपोजिशन कि वो हमारे वोटर, हमारे शहरी
जो महंगाई के हाथों अपनी गर्दनें तुड़वा बैठे हैं और जिन्हें आने वाले कम से कम 3 सालों में अपने बच्चों के लिए कोई बेहतर रोजगार नजर नहीं आ रहा, जिन्हें मुस्तकिल महंगाई और बतौर डॉक्टर हफीज पाशा के 80 लाख पाकिस्तानी मजीद अगले 2 सालों में खते गुर्बत के नीचे चले जाएंगे, तो अपोजिशन को तो उन शहरियों की आवाज बनना है। तो हुकूमत मुखालिफ तहरीक से ज्यादा ये तो शहरियों के इजहार की तहरीक है, उनकी तकलीफ है। वो चीखें भी असद उमर साहब ने कहा था कि मैं मजीद निकलेंगी, तो वो उन हुकूमती कान है उन तक वो चीखें पहुंचानी है। इमरान खान साहब ने अभी 10 महीनों में एक ही वादा पूरा किया है और वो था कि मैं इनको रुलाऊंगा। तो हमने वजीर आजम को ये पैगाम देना है कि आप इसमें कामयाब हो गए हैं, कौम रो रही है, बिल बला रही है, करा रही है और उसकी आवाज ऑपोजिशन बनेगी। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? देखिए, जब हुकूमत से हम बात करते हैं तो उनका एक आर्गुमेंट तो आई थिंक इसकी कुछ मंतक भी है। वो कहते हैं हम 9 महीनों में इतने खराब हालात नहीं कर सकते थे, अगर आप हम पे जिम्मेदारी डालते हैं तो पार्शली शायद हम जिम्मेदार हैं, मगर इसकी जिम्मेदार जो अभी जो कुछ हो रहा है, इसकी पुरानी जो फिस्कल मैनेजमेंट जो आप लोगों की हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की रही है, वो भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार तो है इस सारी सूरत हाल के। ये हमें जरूर जिम्मेदार ठहराए, लेकिन 9 मई को अभी चंद दिन हुए हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस हुकूमत के वजीर खजाना ने एक सवाल के जवाब में ये इतराफ किया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 सालों में 33 अरब 50 करोड़ 69 लाख डॉलर के कर्जे वापस किए, डॉलर्स वापस किए। तो फिस्कल मैनेजमेंट तो हो रही थी। इनका जो एस्टिमेट है अगले 5 सालों का, वो भी बता दूं कि 37 अरब डॉलर है। तो हमने तो अपना काम किया। एक इशू, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इनके सामने चैलेंज था करंट अकाउंट डेफिसिट का, लेकिन वो करंट अकाउंट डेफिसिट मिसमैनेज करते करते इन्होंने पूरी इकोनॉमी को बहरान में मुब्तला कर दिया। हमारा इतराज इस बात पर है कि जब आप एक दफा कौम का गला जो है वो काट चुके हैं, आप गैस की कीमत 143% बढ़ा चुके हैं, आप बिजली की कीमत 30% बढ़ा चुके हैं, आप पिछले आप 70 अरब के टैक्स जो है अपने सितंबर वाले बजट में लगा चुके हैं, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा चुके हैं। अब इनकी नाअहली की वजह से ये पूरा जो सर्कल है वो दोबारा रिपीट होगा आईएमएफ के कहने पे कि इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ेगा, डॉलर जो है वो ऑलरेडी डीवैल्यू हो रहा है बड़ी तेजी से रोजाना की बुनियाद पे। जो बिजली और गैस की कीमतें हैं उसकी ऑलरेडी नेपरा ने और ओगरा ने लिख कर दे दिया है कितनी 37% और गालिबन 40% बढ़ाना चाह रहे हैं, वो आना शुरू हो गया है। और उसके बाद जो हुकूमत का बहुत बड़ा ब्लैक होल है, ये 500 अरब रुपए के टैक्स ये इकट्ठे नहीं कर पाए, तो ये गलती इनकी है। इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जब इन्होंने 9.2 बिलियन डॉलर के कर्ज जो है वो दोस्त मुल्कों से हासिल कर लिए थे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू तो रिजॉल्व हो गया। उसके आगे सिर्फ इनकी नाअहली है कि इन्होंने 10 महीने में 3653 अरब रुपए के कर्जे उसके अलावा लिए 9.2 अरब डॉलर के, वो कर्जे भी लिए। अब कर्जे भी आप लें, आप मजीद जो है जो सर्कुलर डेट था जिसका हमें ब्लेम देते हैं वो 60% बढ़ गया है इस दौर में। और आपकी डीवैल्यूएशन का रिजल्ट ये है रहमान भाई कि आप इस पर गौर करें कि इस दफा जो अप्रैल के नंबर आए, एक्सपोर्ट गिर गई है 2019 में 2018 के मुकाबले में। तो जब एक्सपोर्ट गिरेगी, आपका जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स बड़े भयानक आए कि सिर्फ अप्रैल में 10% गिर गया और पिछले साल के मुकाबले में 3% गिर गया, तो हजारों बेरोजगार भी होंगे। ये जो सारी कहानी है इसकी जिम्मेदारी इनको कबूल करनी पड़ेगी। और आखिरी चीज तो बड़ी अहम है मुझे मुकम्मल करने में, ये तो इनकी उम्मीद थी। इससे पहले प्रोग्राम आए थे, इसमें कभी भी टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया था आईएमएफ प्रोग्राम से। ये बहुत बड़ी पछताई है और फौरन। अच्छा, ठीक, ये तो बात है कि जाहिर बात है जो कर्जे लिए गए हैं वो आखिर जो है वो किधर जा रहे हैं। हमारे अख्तर खान साहब, क्या जो है वो हुकूमत की जो फिस्कल मैनेजमेंट जो है आपका, क्योंकि सर ये सब्जेक्ट है, आप इन चीज़ों को समझते हैं, क्या वो लोगों को मजबूर कर रही है सड़कों पर आने पर, इन अपोजिशन जमातों को? पहले मैं ये सियासी बात कर लूं कि सड़कों पे आने की, मैं बड़ा गौर व फिक्र कर रहा हूं कि ये सड़कों पे कैसे आएंगे। इनकी टॉप लीडरशिप
तो इनके सदर पार्टी के मुल्क से बाहर हैं और जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुझे भी जाने दें। ये इसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी पार्टी में एक रद्दोबदल हुआ है हायरार्की में। तो ये तो एक वो कहते हैं ना जी कि नाइट वॉचमैन क्रिकेट की टर्म है, वो उन्होंने अपनी पार्टी में बिठा दिए हैं। तो ये तो नाइट वॉचमैन भी बड़ा खतरनाक माजरत और कभी मैं एक और चीज कहूं कि देखिए मुस्लिम लीग जो है उसकी जो तारीख है रिसेंट हिस्ट्री में, उसमें कोई लंबी चौड़ी जदोजहद आपको नजर नहीं आएगी। नई नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब को बहुत लंबी जदोजहद के बाद बरसर इक़्तिदार आए। ये पार्टी हिस्टोरिकली जब अपोजिशन में हो तो उसकी जदोजहद की कोई हमें ऐसी तारीख नहीं मिलती। नाउ हैविंग सेड दैट, ठीक देखिए मैंने बार बार कहा और खुर्रम भाई के साथ मेरे बहुत प्रोग्राम होते हैं आजकल, तो बहुत सी बातें जो ये करते हैं जो मैं करता हूं हमें एक दूसरे को मालूम है। हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है वो मेरी नज़र में जो ईस्ट एशियन मॉडल है, जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो ग्रोथ हुई है जापान से लेके चाइना और वियतनाम और कंबोडिया लाओस तक, वो हम उसके बिल्कुल बरक्स चलते हैं। और वो जो ममालिक है वो अपना वैल्यू करेंसी की थोड़ी कम रखते हैं, टैरिफ प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं। हमारे मुल्क में रुपया मजबूत रखने को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी समझा जाता है, जो खतरनाक चीज होती है, जिससे एक्सपोर्ट्स अनकम्पेरेटिव होती हैं, इंपोर्ट सस्ती हो जाती है। टैरिफ्स हमारे ऐसे नहीं है कि हम लोकल इंडस्ट्री को इस सूरत में प्रोटेक्ट कर सकें, और इससे फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी आती है, फिर हम दौड़े जाते हैं यूरो बॉन्ड और सकूक बॉन्ड और 8% पे जी बड़े खुश होते हैं कि $4 बिलियन मिल गया है, और अगली हुकूमतों ने 10 साल का बॉन्ड होता है, अगली हुकूमतों पे हम छोड़ के अभी जो है ये जो सकूक बॉन्ड और यूरो बॉन्ड डार साहब का वो हम भुगत रहे हैं इस वक्त। यही जो देखिए मैं आपको 2-3 फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स दूं। पीपल पार्टी के दौर में 2008 से 13 में दोगुना हुआ। नहीं जरा ये मैं आपको फंडामेंटल चीज दूं ना, फंडामेंटल चीज दूं। नहीं रहमान मेरी थॉट टूट जाएगी, 2 मिनट इजाजत दें। 2013 से 18 तक फिर दोगुना डेट हुआ, फिर डेट दोगुना हुआ। 19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। रुपया ओवर वैल्यू रहा है। रुपया जब ओवर वैल्यू होगा तो सूनर और लेटर गिरेगा। 2008 में शौकत अजीज साहब ने रुपया को 60 रुपए पर रखा हुआ था, 85 पे गया, एक गो में गया, एक गो में। ओके, अभी एक गो में आप देख रहे हैं कि 105 से करता करता पता नहीं कहां पहुंच चुका है। देखिए अब आप कह रहे हैं हमने जो 9 महीने में काम किया, अब करंट अकाउंट डेफिसिट का फिगर देखें, उसमें कितनी फर्क पड़ा है, 19 बिलियन से कितना नीचे आया है। ये हमारी मैनेजमेंट है ना। अब आप कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट हमने बढ़ा दिया। बिल्कुल जी, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि सर्कुलर डेट घटा ही कब था? सर्कुलर डेट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आपने सारे इकदाम करें। नहीं सुने, वो तो आपने किया नहीं। आपने 480 बिलियन आपने पेमेंट, 480 बिलियन पेमेंट दी पहले दिन आके डार साहब ने सर्कुलर डेट की, और वो फिर भी 1100 बिलियन छोड़ के गए, और वही डिस्कोस बैठी हैं जो कि 26% चोरी करती हैं। तो सर्कुलर डेट कैसे कम होगा जी 9 महीने में? जी आप क्या फरमा रहे थे रहमान? तो आर्गुमेंट ये था ना कि अगर आप ये करेंसी की जो डी वैल्यू है, मैं 2 चीजें हैं, एक तो आपका जो स्टेट बैंक है वो अब उसको ओन भी कर रहा है, फिर अवाम को जो है ये बताया जाता है कि हमने मार्केट के जो है वो फ्री फ्लोट पे जो है वो छोड़ दिया। दूसरा जो आपका आर्गुमेंट था कि ये तमाम चीजें ठीक है, आपकी करेंसी उस लेवल पर होनी चाहिए जो उसका बनता है, मगर उसके साथ जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बातें करते हैं, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने की बातें करते हैं, सर क्या ये मुआशी गवर्नेंस में ये चीजें नहीं आती? क्या आप अगर एक चीज पे काम कर रहे हैं तो ये 2 चीजों पे काम नहीं करेंगे तो वो आगे तो मामला नहीं चलेगा ना सर? जी एक्सपोर्ट बढ़ेगी जी इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि इस डिवैल्यूएशन से देखिए रहमान, आप कई सालों से सुन रहे होंगे कि IMF कह रही थी, वर्ल्ड बैंक कह रही थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा था कि पाकिस्तान की करेंसी ओवर वैल्यूड है।
ये सारे कह रहे थे। अब जितनी भी वो ठीक हो गया सर, जो होती है, जो ओवर वैल्यूएशन है वो गिर दे। अच्छा, अब देखें कहां रुकता है। अब ये कहां के रुकती है ये हमारी जो डिवैल्यूएशन है, लेकिन अल्टीमेटली इससे एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली फायदा होगा। आप देखेंगे, देखिए, अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि पीपल पार्टी का जो दौर, मैं आपको बताऊं, पीपल पार्टी का जो दौर था 2008 से 13 का, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 2002 से लेकर 2008 तक एक्सपोर्ट $9 बिलियन से $20 बिलियन गई। अब पीपल पार्टी का जो दौर था 2008 से 2013 तक का, वो इकोनॉमिकली बहुत कमजोर दौर था, 2.5% 3% ग्रोथ रेट रही, लेकिन डीवैल्यूएशन इतनी हुई जिससे उनकी जो एक्सपोर्ट है वो $25 बिलियन तक पहुंच गई। तो ओके, ठीक है, आपको लग रहा है डीवैल्यूएशन से जो है वो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेंगी? मैं बता रहा हूं, खुर्रम दस्तगीर साहब सर काबिल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब की जो एक्सपोर्ट्स थी वो पहले 4 साल नीचे गई हैं। आखिरी साल में जब डीवैल्यूएशन हुई है तो इनकी एक्सपोर्ट्स चढ़ी हैं, और तो ये एक्सपोर्ट जो है इसमें थोड़ा टाइम लैग होता है, इसमें थोड़ा टाइम लैग होता है, लेकिन ये एक्सपोर्ट्स आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी। मैं पूछता हूं, हैदर जमान कुरैशी साहब, जरा आप जरा कमेंट कर ले, फिर मैं, क्योंकि खुर्रम साहब से बड़ा रेलेवेंट सवाल है एक्सपोर्ट्स वाला, मैं उस पर जाऊंगा। हैदर जमान कुरैशी साहब, आप लोग तो बड़े वाज़ेह इशारे दे चुके हैं, क्या IMF के पास जाना जो है वो तहरीक का जवाज है आपकी नजर में? क्या हालात ऐसे हैं कि जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए, या हुकूमत को और नहीं चलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्रम काफ़ी रहमान तफसील से खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी एक इंट्रो दिया है, और हुमायूं अख्तर साहब ने बिल्कुल अपने तजर्बे और एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर मैं भी कुछ जसारत करूँगा 2-4 बातों की। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से ही शुरू हो जाते हैं। उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट में 60 रुपए से 85 रुपए का डॉलर किया, और हमें 85 रुपए का डॉलर मिला जब हमारी गवर्नमेंट 2008 में आई। तो डिवैल्यूएशन केयर टेकर गवर्नमेंट ने कर दी थी। हमने 5 साल में लगभग 18-19 रुपए की जो है एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट की, बड़ी मार्केट के साथ साथ, और उसमें सिर्फ डिवैल्यूएशन ही वजह नहीं थी एक्सपोर्ट बढ़ाने में, और दुनिया में ये कहीं नहीं होती कि सिर्फ डिवैल्यूएशन से ही एक्सपोर्ट बढ़ती है, और भी अवामिल हैं। आपको BMR के लिए लो कॉस्ट फाइनेंसिंग अरेंज करके देनी होती है, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए, एनर्जी सब्सिडीज़ भी आपको कई बार देनी पड़ती हैं, नई मार्केट्स तलाश करनी पड़ती हैं, आपके कमर्शियल अटैचीज़ को और कॉमर्स मिनिस्ट्री को बड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। और हमारी गवर्नमेंट में हमने मुश्किल हालात थे, ग्लोबल वर्स्ट रिसेशन था 1930 के बाद, ऑयल प्राइसेस $120 बैरल पे आ गई थी, 2 फ्लड्स हमें मिले, एक्सट्रीम वॉर एंड टेरर सिचुएशन थी, रोज धमाके हो रहे थे पाकिस्तान के शहरों में। उसमें भी 3% ग्रोथ, कोई इतनी बुरी ग्रोथ नहीं थी जो एवरेज हमने दी, और हमने 68 लाख नौकरियां नई दी। हमने, अगर इन्फ्लेशन कहीं आई तो हमने सैलरीज बढ़ाई, और उसके बावजूद हमने एक ग्रोथ। IMF के पास जाना इस चीज का जवाब है? IMF के पास जाना, IMF के पास तहरीक का जवाब है? नहीं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक इसलिए नहीं हम चला रहे, या आवाम के जो हम आवाज़ बनने जा रहे हैं सड़कों पे, वो इसलिए नहीं जा रहे कि ये IMF के पास क्यों गए हैं। इनके मंशूर में मुझे बता दें, इकोनॉमिक चैप्टर है इंक्लूसिव ग्रोथ का PTI का, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप एसेट डिक्लेरेशन एमनेस्टी स्कीम लाएंगे जिसमें सिलाई मशीनों से लेके और लंदन की बेचारे खुद, आप तो खुद हमारे PTI के दोस्त अपने हवाले नहीं देते, अमल से सुने, मुझे भी सुनिए, वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि हम IMF के पास जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर से लोग बुलाकर FBR के चेयरमैन लगा देंगे जो कि सारी जिंदगी टैक्स इवेजन का दर्स देते रहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। हमें कहाँ पता था वहाँ पे कि स्टेट बैंक गवर्नर जो है तमाम रूल्स को रिलैक्स करके आप एक IMF का तनख्वाहदार मुलाजिम ले आएंगे, और उसके बावजूद ये जो मर्जी करें, डिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, इस इकॉनमी को मैनेज किया है बकौल उनकी नज़र में। हम समझते हैं 9 महीने तो डिसीजन पावर ही कोई नहीं थी, मिस मैनेज किया, और हुमायूं साहब ने बड़ा कैंडिडली 2-3 बार इस गलती का एतराफ़ किया है जो उनके बड़ेपन का सबूत है। सवाल ये पैदा होता है कि आज भी कहाँ मैनेजमेंट है। अगर आप पाकिस्तान जैसी छोटी इकॉनमी को रहमान, वहां पे अगर आप टोटली मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे ले आते हैं तो फिर पाक रुपये की तो कीमत ऐसे ही होगी ना जिस तरह 400 रुपए किलो लीमू बिकता है, टमाटर बिकते हैं, प्याज बिकता है। तो कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन होगा, कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क किसी दिन एक जो है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के जरिए सट्टा खेलेगा और 20-30 मिलियन डॉलर की डिमांड फेंकेगा और आपका रुपये अंडर प्रेशर आ जाएगा। तो क्या हमारा मुल्क, हमारी इकॉनमी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और जो कि
-3% ग्रोथ जिसकी हुई है 10 माह में। सर मुझे एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हैं। हम अवाम की तर्जुमानी करने जा रहे हैं। आपके सवाल का मुख्तसर जवाब है, ये IMF प्रोग्राम में जाते या ना जाते, हम इस महंगाई पे, मिस गवर्नेंस पे, अवाम की मुश्किलात पर हम खामोश नहीं बैठ सकते। बहुत टाइम दे दिया, 10-12 महीने काफी होता है, हनीमून मना लिया है। अब इनको अपनी परफॉर्मेंस का पार्लियामेंट के अंदर भी, जहां ये जवाब नहीं देते, बताते भी नहीं है। केसेस की वजह से भी कह रहे थे ना, केसेस का कोई ताल्लुक नहीं है। रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नेवर अफ्रेड ऑफ केसेस। प्लीज लेट मी आंसर दैट। हम केसेस का जवाब अदालतों में देते हैं, सड़कों पे नहीं देते। एक्सपोर्ट मिनिस्टर, हम सड़कों पे नहीं देते केसेस का जवाब, हम अदालतों में देंगे। आप वज़ीर तिजारत रहे, क्या डीवैल्यूएशन करने से जो पीटीआई का ये हाइपोथेसिस है कि हम डीवैल्यूएशन करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर चली जाएंगी, तो क्या आपको लग रहा है ये होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि दिस इज, मेरा ख्याल है सारा वो इन्हिसार जो है बहुत ज्यादा इन्हिसार, इंपोर्ट्स भी तो महंगी हो जाती हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लेबर प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। खुरम साहब जवाब देंगे इसका, खाली डिवैल्यूएशन इज नॉट द आंसर। खुरम दस्तगीर साहब, असल में तो ओवरऑल जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो आपको करनी पड़ती है, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के चूंकि बाकी इशारे बहुत अच्छे थे पिछले साल में, जिसमें 5.8% ग्रोथ थी ओवरऑल जीडीपी की, एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3.8% थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 5.8% थी। उसमें जब हमने बड़ा कॉशियसली 10% डीवैल्यू किया रुपए को 105 से 115 तक, और साथ ही उसके हमने एक ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम दी, तो आप गौर कीजिए कि 10% डिवैल्यूएशन से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 2017-18 में 13% बढ़ी इन डॉलर टर्म्स। यहाँ चूंकि किसी भी तरफ से रिलीफ नहीं है ना, कि आप साइमल्टेनियसली अगर आप सिर्फ डिवैल्यूएशन के ऊपर चलेंगे लेकिन साथ आप एनर्जी प्राइसेस बढ़ा देंगे, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली उसने जो एक्सपोर्टर्स को बोरोइंग हुई है उसके ऊपर भी तो उसका असर आना है। जब आप उसको बढ़ा देंगे, दूसरी तरफ एक क्रिपलिंग अनसर्टेनिटी है पाक रुपये की वैल्यूएशन में, कि इनका ये ख्याल है कि शायद जो है हम IMF के पास जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, उसकी वजह से तमाम मामला जो है वो रुका पड़ा है। और फिस्कल मैनेजमेंट की इससे ज्यादा मिसाल हो नहीं सकती कि वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले जो है बड़ी कहते हैं मीटिंग की, गम और गुस्से का इजहार किया कि जी ये रुपया हम 144 के ऊपर नहीं जाने देंगे, और पिछले 2 दिन में स्टेट बैंक ने खुद वज़ीर आज़म के बरक्स ये एतराफ किया कि ये तो जी अपना जो है वो लेवल ढूंढ लिया है पाक रुपये ने, और जो है वो 144 का था कि हम पकड़ेंगे लोगों को जेलों में डालेंगे, आज 151 पर डॉलर गया है। और जो असल हकीकत है तमाम कमर्शियल शहरों में 151 पर भी डॉलर दस्तयाब नहीं है। आप बेचने जाएं आपसे खरीद लेंगे, लेकिन 151 पे कोई आपको बेचने के लिए तैयार नहीं है डॉलर। बिल्कुल ऐसे हालात में जब एक्सपोर्टर्स ने और इंपोर्टर्स दोनों ने अपने आप को मैनेज करना है और हर तरफ से अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन और रिसेशन की बातें होंगी, तो ऐसे हालात में एक्सपोर्ट्स ग्रो नहीं करती। और इसलिए हमने ये देखा कि इतनी मैसिव डिवैल्यूएशन जो है उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो पिछले माह जो है वो तकरीबन 1.5% गिर गई 1 साल पहले के मुकाबले में। ठीक है, मैं सर जरा आता हूं, मैं हुमायूं अख्तर खान साहब से जवाब लेता हूं इस चीज का। एक ब्रेक ले रहे, वापस आ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जरा मीशत पे तो बात होगी, मैं चाहता हूं जरा सियासत पे बात हो जाए। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, सर आप इस तहरीक जो चलाने की पीपल्स पार्टी तो बड़ी कन्विंस्ड है कि हमने जो है वो तहरीक चलानी है, और ईद के बाद की भी जो है वो बात की जा रही है, मगर अभी जो हालात हैं जो मुल्क के, क्या आपको लगता है कि ऐसे मौके पर जो वो तहरीक चलाना मुल्क के मफाद में है या नहीं है? क्योंकि हालात जिस तरह से खराब है सर, ये बिल्कुल ही कहीं हाथ से ना निकल जाए। रहमान देखिए, ये तो असम्पशन है ना कि हाथ से निकल जाए। हम समझते हैं कि हाथ से बहुत हद तक ऑलरेडी निकल चुके हैं और इस वक्त मुल्क को पाकिस्तान में जब जब ऐसी तहरीकें चली है ना, हैदर ज़मान कुरैशी साहब आप भाई हैं, मगर ये पाकिस्तान की तारीख भी है कि चीजें सियासी जमातों के हाथों से फिर निकल गई हैं।
चलें निकल जाएं, अभी कौन सी मौजूदा सियासी जमात के हाथ में है? अभी भी तो एक पपेट गवर्नमेंट है, बेनामी हुकूमत, बेनामी वजीर आजम है। हम इस मुल्क का इस तरह दिवालियापन होता नहीं देख सकते। किसी वजीर को मालूम नहीं है कि उसने क्या करना है। पंजाब हुकूमत की हालत आप देख लें, कोई गवर्नेंस का पता नहीं है। 3-4 पावर सेंटर्स हैं, हर तरफ वसीम अकरम प्लस जो है हमें नजर आते हैं। बहुत चंद तजर्बाकार लोग हैं और वो गवर्नमेंट में नहीं है। टेक्नोक्रेट्स हैं जो ज़्यादातर चला रहे हैं और फैसले जो हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और जो है परफॉर्मेंस जो है वो अपनी जगह है। लेकिन हाँ, अपोजिशन अगर पार्लियामेंट में बात करे तो आप कहते हैं जी पार्लियामेंट में ही बात करते हैं, बाहर नहीं आके बात करते। अगर हम बाहर आके बात करें तो कहते हैं आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो वो डिस्टेबलाइजेशन का दौर वो था जब आप सिविल नाफरमानी की तहरीकें कहते थे, आप तनख्वाहें लेके कंटेनर पर चढ़कर गाली गलोच और लॉकडाउन की सियासत करते थे और धांधली शुदा इंतखाबात को आपने तस्लीम नहीं किया। हमने तो फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ तस्लीम किया। आज तक 9 महीने हो गए हैं। मीडिया में भी, पार्लियामेंट में भी उस कमेटी की मीटिंग कॉल नहीं करती गवर्नमेंट, जो फाफिन की रिपोर्ट में एक झुर्लू इलेक्शन है। और आपके सामने है मईशत का जो हाल है वो आपके सामने है, फॉरेन पॉलिसी जो खतरात हैं वो आपके सामने है। ऑपोजिशन ने रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की है। जब पाकिस्तान पे हमला किया भारत ने, आपकी मुसल्लह अफवाज के साथ, गवर्नमेंट के साथ हम शाना बशाना खड़े हुए। नेशनल एक्शन प्लान पे हम बात करते हैं तो हमें वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन। मुझे बताएं, IMF प्रोग्राम के अंदर ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जो जिक्र करना है, ये किस IMF से मुज़ाकरात हुए हैं? आपके इल्म में है कि सीनियर तरीन ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं बिठाया गया IMF के साथ मुज़ाकरात में? कौन जवाब दे है? क्या पार्लियामेंट बिल्कुल डमचम है? हम पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानी देंगे, लेकिन हम अपने मुंह पर ताले और जिप नहीं लगा सकते कि अवाम का जीना डूबर हो जाए और ऑपोजिशन उनकी आवाज ना बने और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ना करे। बिल्कुल हम करेंगे। साहब, आपने क्योंकि पहले ये बात की थी, मैं पहले ये बात की थी, आपने कहा था कि इनमें से करेगा कौन? अब देखिए ये तीनों जमातें हम तो करने जा रहे हैं, कोई और आए ना आए, से बाहर है, हम करने जा रहे हैं रहमान। अच्छा, आपने ये फैसला कर लिया, मगर सर ये जमातें तो हैं, इनके पास ताकत भी तो है। अच्छा, मैं आपको चैलेंज करता हूं पीपल पार्टी को कि वो आ जाए पंजाब में, KPK में कर लें जो तहरीक चलानी है। इनकी सिर्फ हुकूमत सिंध में है और मेरे ख्याल सिंध में तहरीक चला लें, अपनी हुकूमत के खिलाफ ही चला लें, क्योंकि उधर भी हालात बहुत बुरे हैं इस वक्त। बल्कि मेरे ख्याल बाकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सर्वे रहमान आपकी नज़र से गुजरा होगा, और गैलप का सर्वे, गैलप आपको पता है बहुत ही साइंटिफिक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये वाज़ेह है कि डिस्पाइट कि आजकल चैलेंजेस हैं PTI की गवर्नमेंट के लिए, इमरान खान की जो ज़ाती पॉपुलैरिटी है वो अभी तक वो सबसे ज़्यादा है तमाम लीडरों में पाकिस्तान में। और आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के, और मुझे तो बड़ी खुशी है कि वज़ीर आला में जो नंबर 1 वज़ीर आला है वो पंजाब का है, और नंबर 2 KPK का, नंबर 3 बलूचिस्तान और नंबर 4 सिंध का। मगर सर उस सर्वे के अंदर हमारी जो एक्सपेरिमेंट है, कि हम एक, सर मेरी जरा गुजारिश सुने खान साहब, अब आपने गैलप सर्वे की बात छेड़ दी है, वो आपको सिर्फ वो हिस्सा नजर आया जो आपके मतलब का था, बाकी तो उसमें यह भी था कि जो 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो महंगाई की वजह से परेशान है, उनकी नजर में सबसे बड़ा मसला महंगाई है, और अदम एतमाद भी, 55% लोगों का अदम एतमाद है जिस तरह से हुकूमत जो है ये मौशी गवर्नेंस जो है वो जिस तरह से कर रही है। तो सर वो भी देख लिया करें। रहमान, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हुमायूं साहब, ये सर्वे आप पार्टी के लीडरों को बताएं, इससे वाज़ेह है, मकरम के पीछे पड़े हुए हैं, वाज़ेह है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इंटैक्ट है, और इसका मतलब यह है कि अवाम इनको चांस देना चाहती है कि आपकी जो 5 साल की टर्म है उसमें आप इस मुल्क की हालात संवारें। इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे जरा एक मिनट जरा खुरम दस्तगीर साहब के पास जाने दें जरा। चांस दे रहे हैं हम आपको, आप करें, परफॉर्म करें। हम आपकी हुकूमत गिराने के लिए तो मार्च नहीं कर रहे, हम तो अवाम के मामलात को और मुसीबतों को उजागर करने के लिए बात करेंगे, वो भी ना करें, डिक्टेटरशिप ले आए। अच्छा खुरम दस्तगीर साहब, आप लोगों का ये मौक़िफ़ रहा है कि टाइम देना चाहिए, इसको जो है वो मौका मिलना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि अभी जो है वो इट इज टू अर्ली, और फिर ये तहरीक की वजह से कहीं ये ना हो कि पूरे का पूरा जो है वो सिस्टम जो है वो खतरे में पड़ जाए?
अच्छा, मेरा ख्याल है खुर्रम दस्तगीर साहब से हमारा कोई राब्ता मुनक़िद हो गया। मैं जरा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। सर मैं जरा ब्रेक लेता हूँ, जरा खुर्रम साहब की भी राय ले लेते हैं। एक ब्रेक ले रहे, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो बात हो रही थी कि ये जो तहरीक है उसके हवाले से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी इंदिए दिए हैं, मगर ये तहरीक, इसकी क़यादत कौन करेगा, क्या लोग निकलेंगे नहीं, और फिर सबसे आम सवाल कि इन तहरीकों का जो हासिल है वो क्या है। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं जरा पहले आपको सिर्फ वो शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ, आपके कोलीग्स जो अभी इस हवाले से जो वो बातें करें, सुनाए जरा शाहिद खान अब्बास साहब और एहसन इकबाल को जो है वो क्या खतरात हैं, इसकी एंड गेम क्या है? क्योंकि अभी तो मुझे तो एंड गेम आता है कि क्या हम अगले 4 साल भी हम इसी तरह से सियासत करें? इलेक्शन से इसकी एंड गेम अमरीयत है। जब सियासत में जमूद होगा, एक रास्ता रह जाता है, उसको अमरीयत कहा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे मुल्क में बार बार हुआ है। इससे बचना है। हमेशा हुकूमत में असम्बलियां टूट जाती है, हुकूमत अपने ज़हन में भी वसअत पैदा करती है, दिल में भी पैदा करती है। ये खुर्रम दस्तगीर साहब, ये क्या कोई मुस्लिम लीग नून का नया बयानिया है कि अगर खान साहब को चलने दिया गया तो फिर जो है वो मुल्क आमरीयत की तरफ चला जाएगा? ये अब हालिया दिनों में हमने ये बातें सुनी है जरा आपके कोलीग से। जी, ये खान साहब के चलने का मामला नहीं है, ये मामला खान साहब की हुकूमत की मुकम्मल नाअहली और बद इंतजामी का है। देखिए ना, ऑलरेडी हम अगर डबल डिजिट्स की तरफ जा रहे हैं इन्फ्लेशन में, और पाकिस्तान अगले साल वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 13.5% पे आ जाता है महंगाई पे, या कैसर बंगाली साहब जो इकोनॉमिस्ट है उनका एस्टिमेट है कि 20% तक जाएगा, तो फिर तो मामलात बहुत खराब होंगे। तो मेरी नजर में तो बेहतर जो जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के कायदीन ये कह भी रहे हैं कि भाई अगर मुल्क नहीं चल रहा, अगर हर तरफ से क्राइसिस आ रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है हम सबको मालूम है कि जल्द या बदेर एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको भी अगर बाकायदा वसाइल मुहैया करने का इंतजाम ना हो तो वहां भी बहरान उठता है। और दूसरी जो उसके साथ जुड़ा हुआ है कि जो हुकूमत ने इस साल किया और पहला साल गुजार दिया, जब आप सूबों को भी पूरे वसाइल नहीं देंगे तो वहां भी तो एक गवर्नेंस का क्राइसिस खड़ा होगा। एक तो तरीका यही है कि आप जो है या तो अपनी गवर्नेंस को इतनी तेजी से बेहतर करें कि कौम को ये तसल्ली हो जाए। अब आप ये देखिए ना कि अब 6 दिन हो गए IMF के प्रोग्राम को आए हुए, अभी तक वजीर आजम मफरूर है, उन्होंने आकर कौम को नहीं बताया, जो पहले हर मौके पर कौम से खिताब फरमाया करते थे, अब उन्होंने नहीं बताया कि जी ये जो हमने बात की IMF से, इसके खदोखाल क्या हैं, इसकी कंडीशंस क्या हैं। और मैं और आप जो है, हम जैसे लोग हैं या हुमायूं साहब जैसे लोग हैं, वो मजबूर हैं कि IMF के 2 सफ़े पढ़ें जो उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आई है। मेरी मुंतखब हुकूमत ने मुझे कुछ नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया है। तो जब इस तरह का इबाम होगा वो मार्केट्स में भी जाएगा। और अब मैं फिर कहता हूं कि ये जो भी हमने इंशाल्लाह बज़ामती एक अमल उठाना है, वो इसलिए नहीं है कि हमने हुकूमत को गिराना है, वो इसलिए है कि हमने अवाम की चीखें, अवाम की कराती हुई आवाज जो है वो पहुंचानी है, क्योंकि इन्होंने अपनी नाअहली की सूली पर अवाम को टांग दिया है और अब रोजाना उसमें IMF और महंगाई के कील ठोक रहे हैं। तो क्या बताया हुकूमत पाकिस्तान? जरा पूछ लेने दें सर, क्या वाकई सभी को खतरा होना शुरू हो गया है? PTI जो है वो सिस्टम के लिए खतरा बन गई है? मेरे तो ख्याल है PTI ने सिस्टम बचाया है। जो नौयत थी ताल्लुकात की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और PMLN की, जो बिला वजह के झगड़े होते थे और सिर्फ पावर ग्रैबिंग की जो सियासत होती थी कि हमें सारी पावर्स हमारे हाथ में आ जाएं, वो हालात ज़्यादा ख़राब थे। देखिए रहमान, अगर आपने मेरे से सवाल किया तो मैं कैंडिडेट जवाब देना चाहता हूँ। बड़ी जो 2 पार्टियां इनकी लीडरशिप के खिलाफ सीरियस किस्म के मुकदमात हैं। इनकी बुनियादी सियासत ये चल रही है कि दबाव डाला जाए कि किसी न किसी तरीके से उनको उन मुकदमात से छुटकारा हासिल हो जाए। PMLN तो मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा, उनकी तो लीडरशिप बाहर जाना चाहती है और बाहर ही रहना चाहती है। तो जब लीडरशिप बाहर जाना चाहती है तो इनके लिए ये मौजूद चीज बनती है कि भाई इलेक्शन ना हो और कोई अमरीयत आई जाए तो अच्छा है, शायद उसके बाद उनका कोई सियासी चक्कर चल जाए। ये सारी सियासत जो है ये इस चीज के इर्द गिर्द अभी इवॉल्व कर रही है। अभी 9 महीने बाद ये मत भूलें, या आज तक किसी 9 महीने बाद किसी हुकूमत को कहा गया है
कि जी आप ये कहें इलेक्शन कराएं, ये इलेक्शन चाहते नहीं। मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज अगर इमरान खान ऐलान कर दे कि मैं अगले महीने इलेक्शन करता हूं तो ये सब आगे पीछे दौड़ जाएंगे कि जी ये क्या हो गया है। ये इलेक्शन चाहते नहीं है, ये डॉलर ये नहीं महंगा कर रहे हैं। काम पर नए इलेक्शन का इंडिया दे दिया था। फर्स्ट 100 डेज के आखिर में जब इमरान खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट से बात की थी तो सबसे पहले मिड टर्म इंतखाबात की उन्होंने बात की थी, क्योंकि पहले 100 दिन में उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई थी। और दूसरी बात, जब भी पाकिस्तान में अमरीत की बात आएगी उसकी मजामत में सबसे आगे मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून खड़ी हुई। नहीं, मगर मेरा सर जो सवाल था वो ये था कि आप तहरीक जब आप बाहर निकलेंगे तो मुल्क का क्या बनेगा? आपको इब्तदा तो नवाज शरीफ साहब की सियासत की इब्तदा तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब भी और मैं भी। उधर बात आप पीछे ले लेंगे, पीपल्स पार्टी जाएंगे सबकी सियासत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हम समझते हैं। और आज हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कितने एक पेज पे हैं ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, और माजी में क्या था। लेकिन हम इस मुल्क और कौम की खैर मांगते हैं। लेकिन अगर ये मुल्क अगले साल अर्ली इलेक्शंस में जा रहा है तो ये कोई बात बुरी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये अगर कोई इन हाउस चेंज आ जाता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो तो वो मुल्क के मफाद में। और अगर एक स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट है, एक मार्जिनल गवर्नमेंट है हु हैजंट गॉट अ क्लू कि सुबह और शाम में क्या फर्क है, यानी स्टेट बैंक गवर्नर को बुला के प्राइम मिनिस्टर की या तो रेट इतनी कमजोर है या प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग टेकन फॉर अ राइड, क्योंकि पहली डिवैल्यूएशन। बट खुर्रम दस्तगीर साहब, बिलफर्ज अगर ये मुस्लिम लीग नून तहरीक चलाती है, बिलफर्ज अगर मुस्लिम लीग नून तहरीक चलाती है तो शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे या कोई और करेगा? शहबाज शरीफ साहब तो अभी बाहर है, तो क़यादत निकले ना निकले, पाकिस्तान के अवाम निकलेंगे, कारकुन निकलेंगे, सब लोग निकलेंगे। जी, खुर्रम दस्तगीर साहब, मुतहदा अपोजिशन की शहबाज शरीफ बजट सेशन में मुतहदा अपोजिशन की क़यादत करेंगे और उसके बाद हम अपने हवारियों के साथ और दोस्तों के साथ पीपल्स पार्टी, ANP, मुतहदा मजलिस अमल के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज उठाएंगे। मैं फिर दोहरा दूं, हुकूमत गिराना मकसद नहीं है, मकसद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।